बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता दें, जहां शर्मसार कर देने वाली एक खबर सामने आई है। राजस्थान में एक नाबालिग से 5 दिन तक गैंगरेप किया गया। ये नाबालिग 4 जनवरी से लापता थी। उदयपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। राजस्थान के राजसमंद जिले से लापता हुई थी ये नाबालिग लड़की, जो राजसमंद से उदयपुर आई थी। 5 दिन अलग अलग जगहों पर लेकर गए थे ये आरोपी उसे, और अब इन आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। 7 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 5 दिन तक इन आरोपियों ने उस मासूम के साथ हैवानियत की थी, गैंगरेप किया था, और अब पुलिस की गिरफ्त में हैं ये 7 आरोपी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, शर्मनाक कर देने वाली खबर राजस्थान से सामने आई है, जहां उदयपुर में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की गई। 5 दिन तक इस मासूम के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस थाना केलवाड़ा में 5 तारीख को एक मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें नाबालिग बच्ची का 363 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें बालिका को 10 तारीख को पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया जाता है। बालिका के 164 सीआरपीसी के बयानों के आधार पर गैंग रेप की पुष्टि होने पर आज बापर्दा 7 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो घटना स्थल है वो अलग अलग लोकेशन पे है। बालिका की दस्तयाबी पे जो बयान दर्ज किए गए थे, उसके आधार पर ये सब चीज़ें सामने आई। और अब बात करते हैं कड़ाके की ठंड की, जिससे आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बर्फीली हवाएं बढ़ा रही हैं सर्दी। भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिम इलाके में शीतलहर का कहर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लगे यूपी के इलाकों में फिलहाल शीतलहर से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, और इसकी वजह है पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी। एक और पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है तो मैदानों में गलन बढ़ती जा रही है। इसकी चपेट में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाके फिलहाल इसकी चपेट में हैं। और सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनसे जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या स्थिति है। अहमद, दिल्ली में जिस तरीके का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया था, लगभग वैसे ही हालात दिख रहे हैं और गलन तो और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। क्या कुछ और अपडेट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है आने वाले दिनों के लिए? बिल्कुल, देखिए आदर्श, आज भी दिल्ली में मौसम विभाग की तरफ से जो है कोल्ड वेव का यानी शीतलहर का जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पे अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। और आज जो है तीसरा दिन है जो है लगातार शीतलहर जो है आज दिल्ली में देखने को मिल सकती है। इससे पहले जनवरी के अगर हम शुरुआती दिनों में बात करें तो लगातार 5 दिन भी जो है वो दिल्ली में शीतलहर देखने को मिली थी। हालांकि मौसम विभाग का की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी जारी किया गया है कि कल से यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय हो रहा है, और इसकी वजह से जो है कल रात से जो है वो दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश भी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये भी पूर्वानुमान लगाया गया है कि कल से जो है वो तापमान में जो न्यूनतम तापमान है वो थोड़ा सा चढ़ेगा, यानी कि दिल्ली वासियों को ठंड से थोड़ी राहत जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो 20 जनवरी को भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, जो पश्चिमी विक्षोभ है, वो और ज़्यादा सक्रिय हो जाएगा, जिसके बाद दिल्ली में जो है वो थोड़ी तेज़ बारिश भी देखने को मिल सकती है। यानी कि जिस तरीके की ठंड जो है दिल्ली में पिछले दिनों से देखी जा रही थी, उससे जो है वो थोड़ा सा राहत मिलने की उम्मीद जो है वो कल दिल्ली वासियों को ज़रूर हो सकती है। अगर मैं आज का न्यूनतम तापमान बताऊं तो आज का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, तो अधिकतम तापमान जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस है। और फॉग जो है वो आज हल्का को हो रहा है। सफदरजंग और पालम पर भी जो दृश्यता है, जो विजिबिलिटी है, वो तकरीबन 1000 मीटर के करीब अभी भी बनी हुई है। जी अहमद बिलाल, लेकिन ये जो मौसम है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रही है, ये तो फिर बीमार कर देने वाली है, क्योंकि दिन में धूप निकल रही है और शाम को शीतलहर चल रही है और अब हल्की बारिश होने का अनुमान। हाँ बिल्कुल, देखिए अपर्णा, जिस तरीके का मौसम जो है वो दिल्ली वासियों को देखने को मिल रहा है। दिल्ली जो है वो जो हिल स्टेशन है, जो पॉपुलर हिल स्टेशन है, चाहे वो नैनीताल हो गए, देहरादून हो गए, या हिमाचल प्रदेश का मनाली हो गया, तो इन सब से भी ज़्यादा ठंड जो है वो दिल्ली की सुबह और शाम देखने को मिल रही है। हालांकि दिन में जो है वो तेज़ धूप दिल्ली वासियों को मिल रही है, जिसकी वजह से थोड़ी राहत ज़रूर मिल रही है, लेकिन शाम होते होते फिर से जो है वो कोल्ड वेव की स्थिति जो है वो बन जा रही है। ऐसे में राहत की बात यही है कि मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान
पूर्वानुमान लगाया गया है कि कल से जो है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जो वेस्ट एशिया की तरफ से जो नरम हवाएं चल रही हैं आएंगी, दिल्ली में जब तक पहुंचेंगी तो वो जो है थोड़ी सी बारिश जो है वो ज़रूर ले आ सकती हैं, जिसकी वजह से जो पारा है, जो मिनिमम टेम्परेचर है, जो न्यूनतम पारा है, वो थोड़ा ऊपर चढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से जो दिल्ली वासी हैं उनको ठंड से थोड़ी राहत ज़रूर मिल सकती है। जी अपर्णा। बहुत धन्यवाद आपका बिलाल इस पूरी जानकारी के लिए। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली में किस तरह से मौसम लगातार ठंडा होता जा रहा है और शीतलहर को लेकर आगे मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान दिया है वो पूरी जानकारी दे रहे थे। देखिए सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा उत्तर भारत जो है वो ठंड से इस वक्त ठिठुर रहा है और उसकी वजह है पहाड़ों पर जारी लगातार बर्फबारी। चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, हर जगह ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फ गिर रही है, कहीं रुक रुक कर तो कहीं लगातार, जिसकी वजह से पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर से ढक गई हैं। वादियां बर्फ से गुलजार हो गई हैं। ये तस्वीरें उसी की तस्दीक करती हैं जिनमें आप जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जारी भीषण बर्फबारी के मंजर को देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर भारत में बड़ा कारण यही बर्फबारी है, जिसकी वजह से शीतलहर का प्रकोप हमको देखने को मिल रहा है। लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि दिन में धूप जरूर निकल रही है, लेकिन उसके बाद शाम होते होते एक बार फिर शीतलहर ही में ही रहने को लोग मजबूर हो रहे हैं। और ये सब कुछ पहाड़ों पर जो लगातार बर्फबारी हो रही है, जो अभी तक अनुमान है उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों के अलग अलग जगहों के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं पर रुक रुक कर तो कहीं पर लगातार बर्फबारी हो रही है। लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सभी जगहों पर बर्फबारी का मंजर देखिए। चारों ही ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हालांकि सैलानियों के चेहरे तो खिल गए हैं जो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसकी वजह से जो मैदानी इलाकों में लगातार ठंड बढ़ी है, उसने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा कर रख दी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चारों अलग अलग जगहों की, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, किस तरह से बर्फबारी की वजह से लगातार पारा जो है वो मैदानी इलाकों में खास करके गिरता हुआ दिख रहा है। तो बर्फबारी से एक तरफ जहां पहाड़ों पर टूरिस्ट जो पहुंचे हुए हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, तो दूसरी तरफ बर्फबारी के ही चलते पहाड़ों के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की, आप देख सकते हैं बर्फ की मोटी चादर चारों तरफ नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं वो एक मरीज को किस तरह से खुद कंधे पर उठाकर ले जाने को मजबूर है, वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण इलाकों का शहरों से संपर्क टूट गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, लोग फंस गए हैं। तो ऐसे में एक बीमार मरीज को गांव वाले कंधों पर उठाकर मशक्कत करते हुए अस्पताल तक ले जाने को मजबूर है। ये इन तस्वीरों में साफ हो रहा है कि कितनी जो मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी है। और अहमद बिलाल हमारे सहयोगी लाइव लगातार जुड़े हुए हैं, मौसम के हाल पर हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। अहमद बिलाल, दिल्ली का तो मौसम का हाल आपने बताया, पहाड़ों की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है और ये बर्फ वहां रहने वाले लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, जो पहाड़ हैं उस पर भी मौसम विभाग का आज अनुमान है कि जो हिमाचल के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर भी आज जो है पहाड़ जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम कश्मीर की अगर हम बात करें तो चाहे वो पहलगाम हो गया, चाहे वो द्रास हो गया, वहाँ पर भी जो है -20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जो है कम तापमान जो है वो देखने को मिल रहा है। तो लोगों को लगातार परेशानियाँ जो है वो ज़रूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कोल्ड वेव की जो मार है, जो शीतलहर की मार है, वो चाहे पहाड़ी इलाके से लेकर के मैदानी इलाके तक जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो है वो जगह जगह पे, चाहे चूरू हो गया, चाहे या फिर अलग इलाके हो गए, वहाँ पर भी जो है वो पाले की खबरें जो है वो देखने को मिल रही हैं, यानी कि खेतों में जो है वो पाला भी लग जा रहा है। -4.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो कल का न्यूनतम तापमान था। तो चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, हर जगह भी जो है वो शीतलहर का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। जी अपर्णा। जी आप बने रहे हमारे साथ। अहमद, लगातार अहमद बिलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी बता रहे हैं आपको ठंड को लेकर किस तरह से प्रकोप पूरे उत्तर भारत में दिखाई दे रहा है। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ में अगले 4 दिन बर्फबारी का अनुमान है और 21 जनवरी तक बर्फबारी हो सकती है, जिससे जोशीमठ के तापमान में गिरावट आएगी। जोशीमठ में अगर तापमान में गिरावट आती है, बर्फबारी होती है और जैसा पूर्वानुमान बारिश को लेकर जताया गया, तो अंदाजा लगाइए वहां खतरा और कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी 849 से ज्यादा घर हैं जिनमें दरारों की वजह से जिनको खाली करवा दिया गया है। 250 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। खतरा वहां पर जस का तस बना हुआ है, लेकिन अब एक बार फिर खराब मौसम की वजह से संकट के बादल जोशीमठ पर मंडराते हुए दिख रहे हैं। ध्रुव मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ध्रुव, जोशीमठ पर एक बार फिर संकट के बादल दिख रहे हैं। अगर मौसम और खराब होता है
बाकी इलाकों में भी बर्फबारी होती है या बारिश होती है तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा वहां पर। बिल्कुल आदर्श, आपको मैं बता दूं कि अभी जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज, कल और परसों जो है 3 दिन हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। क्योंकि आपको बताएं बीते 2 दिन से यहाँ पर बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले जो है यहाँ जिस तरह से औली में बर्फबारी हुई तो उसके बाद और यहाँ जोशीमठ में हल्की बारिश हुई तो कहीं ना कहीं मुश्किलें लोगों की बढ़ी थी, क्योंकि घर है नहीं और जिस तरह से लोग रह रहे हैं, बाहर की तरफ लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं। और आपको मैं बता दूं कि 23 तारीख के बाद यहाँ पर बर्फबारी की जो है ज़्यादा बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। और जिस तरह से कई घरों में क्रैक्स पड़े हुए हैं, कई घर उतना लोड उठाने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन घरों के गिरने की भी आशंका है। अगर ज़्यादा बर्फबारी हुई तो जोशीमठ में मुश्किलें बढ़ सकती हैं आदर्श। तो इन बड़ी मुश्किलों को देखते हुए जो मुश्किलें बढ़ने के आसार है, अनुमान जताया जा रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन की ओर से तैयारियां क्या की जा रही हैं? आपको मैं बता दूं कि हर एक घर में जो है क्रैक मीटर लगाए गए हैं, हर एक घर की निगरानी की जा रही है। जिस तरह से करीब 850 के आसपास घर जो है चिन्हित किए गए हैं, वहां से लोगों को शिफ्ट करने के लिए कह दिया गया है। अभी तक दुकानों में जो है जो जोशीमठ की दुकानें थीं वहां पर उस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अभी दुकानों को भी जाकर के जो है बाकायदा प्रशासन की टीमें लोगों से कह रही हैं कि आप वहां से जो है ये खाली कर दीजिए, अपना ये घर खाली कर दीजिए, जो दुकानें खाली कर दीजिए। और जो अलग से एक जगह चिन्हित की जा रही है, प्री फैब्रिकेटेड घर बनाए जा रहे हैं, प्री फैब्रिकेटेड घरों के लिए एक जमीन चिन्हित की जा रही है, तो वहां पर CBRI की टीम जो है मुआयना कर रही है। उसके बाद जल्द ही कोशिश की जा रही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो प्री फैब्रिकेटेड घर बनाए जाएं, तो वहां से उनको शिफ्ट किया जाए। क्योंकि जिन होटलों में शिफ्ट किया जा रहा है धीरे धीरे करके उनमें भी दरारें आने की आशंका है, तो उसके चलते हुए तमाम तैयारियां प्रशासन अभी से कर रहा है। और कई ऐसी जगह हैं जो पहले से चिन्हित कर ली गई हैं, जो सुरक्षित भवन है, वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जी ध्रुव, आप लगातार नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए ध्रुव मिश्रा हमारे सहयोगी मौजूद थे जोशीमठ से, आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे थे। देखिए लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन खबरों में फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी खेल महाकुंभ का आज करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यूपी में बस्ती के सत्यवान सिंह स्टेडियम में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम योगी खुद मौजूद रहेंगे। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन। बस्ती के सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजन किया जाएगा। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन आज होगा और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे वहीं पर। और प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। यूपी के बस्ती के सत्यवान सिंह स्टेडियम में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज करेंगे। और अब बात करते हैं दिल्ली के कंझावला केस की, जिसमें एबीपी न्यूज की मुहिम का बहुत बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने अंजलि केस में धारा 302 भी जोड़ दी है, यानी अब आरोपियों पर हत्या का केस भी चलेगा। पिछले हफ्ते में इस पूरे मामले में 11 पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे और शुरुआत से ही एबीपी न्यूज ने ये मुहिम छेड़ी हुई थी कि जिस तरह से इस पूरे ये दुर्घटना हुई, ये वारदात हुई, उसको देखते हुए आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की मांग भी परिवार की ओर से लगातार की जा रही थी। और एबीपी न्यूज ने इस मांग को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि किस तरह पीड़ित परिवार धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। और अब पुलिस ने धारा 302 भी जोड़ दी है। कंझावला केस में धारा 302 जोड़ी गई। इसका मतलब यह है कि हत्या का केस चलाया जाएगा। अभी मैं और प्रेम मामा जी SHO साहब से मिलके आए हैं और उनके द्वारा हमें ये सूचना दी गई है क्या अंजलि के केस में सारे अक्यूजों पे 302 की धारा जो है वो लगा दी गई है। और देखिए लगातार मांग उठ रही थी परिवार की तरफ से भी, और आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज बार बार इस आवाज को और बल दे रहा था और ज्यादा पुरजोर तरीके से उठा रहा था कि इन आरोपियों के ऊपर जो है वो 302 जरूर लगनी चाहिए। और अब खबर का बड़ा असर भी हुआ है। अहमद हमारे साथ जुड़े हुए, अहमद बिलाल हमारे सहयोगी। अहमद, लगातार आवाज उठ रही थी, एबीपी न्यूज बार बार ये सवाल उठा रहा था कि जिस तरीके से अंजलि की जान गई, जिस तरीके से इन हत्यारों ने अंजलि की जान ली, उसके बाद 302 क्यों नहीं। लेकिन अब सुन लिया गया है। क्या कुछ पूरा आधार रहा आगे की कार्रवाई में? अब किस तरीके से बदलाव देखने को मिलेगा?
बिल्कुल आदर्श, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि एबीपी न्यूज़ की मुहिम जो है वो रंग भी लाई है और एबीपी न्यूज़ की खबर पर मुहर भी लगी है। एबीपी न्यूज़ ने कुछ दिनों पहले ही बता दिया था कि पुलिस जो है वो लीगल ओपिनियन ले रही है इस केस में धारा 302 जोड़ने के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो इससे पहले कह रही थी कि इस पूरे मामले में जो है वो उन्हें स्पष्ट मोटिव नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस को हाथ लगा कि जहाँ पर अंजलि की स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था उस ग्रे कलर की बलेनो गाड़ी से, उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही, कुछ 200 मीटर की दूरी पर ही जो है पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 2 आरोपी जो है वो गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो उस गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है, लेकिन उसको निकालने की बजाय वो जो है उस गाड़ी को ड्रैग करते हैं घसीटते हुए तक लगभग 13 किलोमीटर तक लेके जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब दिल्ली पुलिस जो है वो को अब इस मामले में यही मोटिव जो है वो उनको मिल गया और इसी के बाद जो है लीगल ओपिनियन लेकर के पिछले 13 जनवरी को भी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में कुछ स्तरीय बैठक हुई थी और जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी ने भी गृह मंत्रालय को जब रिपोर्ट तो धारा 302 जोड़ दी गई है अहमद बिलाल। और अब बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त रुक कर एक और बड़ी खबर का, एक तरफ बीजेपी मिशन 2024 में जुटी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ एंटी मोदी मोर्चे में 2 फाड़ हो गई है। केसीआर तेलंगाना के खम्मम में विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए रैली कर रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव, सीएम केजरीवाल, भगवंत मान और वाम दलों के नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि कांग्रेस, ममता और नीतीश से केसीआर ने दूरी बना ली है। और अब अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस पर पूरी जानकारी देने के लिए। अभिषेक, बार बार 2024 का जब जिक्र होता है तो एक एंटी मोदी मोर्चे की एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ अब खम्मम में आज जो है केसीआर वो दम दिखाएंगे, उनके साथ तमाम नेता मौजूद होंगे। तो ये तो सीधा सीधा 2 फाड़ दिख रहा है एंटी मोदी मोर्चा। ऐसे में 2024 की जो बड़ी पिक्चर विपक्ष प्रोजेक्ट करता है, कैसे देखें उसको? देखिए, विपक्ष का इसमें 2 राय नहीं है कि विपक्ष एकमत नहीं हो पा रहा है कि इस समय कि नरेंद्र मोदी को चुनौती कौन देगा। विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से कई नेता ये कह चुके हैं। आपने कमलनाथ का बयान सुना था कि राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ना फिर मायावती आई, यूपी की बात करें, ना ही अखिलेश यादव आए, ना ही नीतीश कुमार आए, ना ही कोई और बड़ा ममता बनर्जी के कद का नेता शामिल हुआ। दूसरी ओर जो केसीआर अपनी पहल कर रहे हैं, वो पहल अपने आप में ये साबित करती है कि वो भी इस बात को स्वीकार चुके हैं कि राहुल गांधी उनके नेता नहीं है, वो अपना खुद का एक गठबंधन खड़ा करना चाहते हैं। तो आप यूं मान लीजिए कि थर्ड फ्रंट की कवायद चल रही है और कुछ उसी तर्ज पे जैसे कभी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के समय में सरकारें बनी थी। तो ये इनकी उम्मीद है कि अगर कुछ ऐसा मैंडेट आया जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट हुआ तो वहां पर थर्ड फ्रंट एक कारगर भूमिका निभा सकता है। लेकिन इसका दूसरा मैसेज ये है कि विपक्ष में फूट पड़ चुकी है और पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी अभिषेक, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। एक तरफ बीजेपी का 2 दिन का मंथन जारी था, उसमें किस तरीके से क्या कुछ बातें हुई उससे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, दर्शकों को भी आपने अवगत कराया। सवाल ये है, बीजेपी अभी चुनाव के 400 दिन पहले खुद पीएम कह रहे हैं इलेक्शन मोड में आ चुकी है, विपक्ष अभी यही जानने में और समझने में जुटा हुआ है कि कौन साथ होगा कौन नहीं होगा। देखिए, ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक एडवांटेज की स्थिति है कि वो इलेक्शन के मोड में आ चुकी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं 2023 में, वो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और यहां पर विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो उन राज्यों में जहां सबसे अधिक सीटें में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं, वहां आप एक एग्जाम्पल लें, आप यूपी का एग्जाम्पल लें, तो पिछली बार का जब चुनाव हुआ था तो यूपी ने उसमें एक बेंचमार्क का काम किया था। लेकिन अभी अखिलेश यादव, मायावती, कहीं कोई संपर्क ही नहीं है। आलम यह है कि जयंत चौधरी ने भी इंकार कर दिया राहुल गांधी की जब यूपी में यात्रा आई थी वहां पर आने के लिए। तो ये एक हकीकत है कि विपक्ष ना तो एकजुट है और ना ही विपक्ष की कोई ऐसी स्ट्रेटजी दिखाई पड़ रही है कि वो बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सके। और बीजेपी का ये एडवांटेज है और आने वाले वक्त में जो स्थितियां हमको दिख रही हैं उसमें ये और भी फूट गहराती हुई दिखाई देगी। अहम बात आप कह रहे हैं अभिषेक, कई राज्य हैं, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है जो बातें अभिषेक जिस तरफ अभिषेक ध्यान लेकर जाना चाहते हैं वो बहुत अहम हो जाता है विपक्ष के लिए भी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है और विपक्ष अभी एकजुट ही नहीं हो पा रहा है। विपक्ष 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश में है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी विपक्ष को फिर से चित्त करने की तैयारी कर ली है, जिसका ब्लूप्रिंट बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी के संदेश में नजर आया। तो एक एक वोटर से मिलने
जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सभी धर्मों के कमजोर तबके तक पहुंचना है। मुस्लिम समाज के बीच जाए कार्यकर्ता, पसमानदा और बोहरा मुस्लिमों तक पहुंच बनाएं। जो बीजेपी को वोट ना दे उनके बीच भी जाए। और आइए आपको फटाफट बता देते हैं कि मिशन 2024 के लिए यानी हैट्रिक लगाने के लिए पीएम मोदी ने क्या क्या मंत्र दिए हैं। पहला है, अगले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 400 दिन बचे हैं और तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए और एक एक वोटर से मिलने के लिए उसके दरवाजे तक जाना होगा। ये कार्यकर्ताओं को संदेश दिया पीएम मोदी ने। संवेदनशीलता से समाज के सभी वर्गों से जुड़ना होगा, सभी धर्मों के कमजोर तबके तक पहुंचना होगा, सबसे जाकर बात करनी होगी, मुस्लिम समाज के बीच जाएं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये संदेश भी पीएम मोदी ने दिया। पसमानदा और बोहरा मुस्लिमों तक अपनी पहुंच बनाएं, उनको सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दें। जो बीजेपी को वोट ना दें उनके बीच भी जाएं। ये भी पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया है। बॉर्डर एरिया में विशेष कार्यक्रम आयोजित करें, यह भी कहा गया। जीत को लेकर अति आत्मविश्वास बिल्कुल ठीक नहीं है, ये कड़ा संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। भड़काऊ और बेवजह के बयान देने से बीजेपी के नेता बचें। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में आज से 4 दिन तक खराब रहेगा मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी। लद्दाख का द्रास बना सफेद रेगिस्तान, -29 डिग्री तक गिरा पारा। करगिल और जांस्कर में भी 0 से 20 डिग्री नीचे आया तापमान। नदियां और झीलें जमी, इंसान और जानवरों के लिए बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी से आफत में जिंदगी। बंद रास्तों की वजह से मरीज को कंधे पर अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं गांव वाले। राजस्थान के चुरू में 0 से 2.7 डिग्री नीचे गिरा तापमान। सरसों और चने की फसल पर पाले की मार, फसलों को नुकसान से किसान परेशान। ठंड का आम जनजीवन पर बुरा असर। राजस्थान के सीकर में लगातार चौथे दिन -4.5 डिग्री तापमान। फसलों पर बर्फ जमने से किसान परेशान। कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहे लोग। बर्फीली हवाओं की पड़ रही मार। दिल्ली में बर्फीली हवाएं बढ़ा रही सर्दी। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की मार। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लगे यूपी के इलाकों में फिलहाल शीतलहर से राहत नहीं। यूपी के मुरादाबाद में भीषण ठंड और कोहरे से फसलों को नुकसान। आलू और सरसों की पत्तियां गलने से किसान परेशान। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अधिक कोहरे से जली फसल, सिंचाई करते रहे किसान। ब्रिटेन के टूरो शहर में जमकर हुई बर्फबारी। ब्रिटेन के कई हिस्सों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। नजारे देखने पहुंच रहे हैं सैलानी। इस हफ्ते कड़ाके की ठंड और बर्फबारी का अनुमान। जोशीमठ में अब तक दरारों वाले खतरनाक 849 घरों की पहचान। 250 लोगों को शिफ्ट किया गया। अब तक 207 परिवारों को 1.5 लाख के मुआवजे की रकम दी जा चुकी है। जोशीमठ के होटल मलारी और माउंट व्यू को तोड़ने की प्रक्रिया जारी। कल 5वें दिन मलारी होटल के ऊपर के फ्लोर को गिरा दिया गया। धीरे धीरे करके नीचे के फ्लोर को गिराया जाएगा। जोशीमठ में कमजोर इमारतों को तोड़ने का काम जारी। नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की टीम होटल मलारी इनके आसपास की जगहों की जीपीआर मशीनों से कर रही है जांच। जोशीमठ में 2 निजी होटलों के बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को भी तोड़ा जाएगा। इस गेस्ट हाउस में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ये इमारत कभी भी गिर सकती है, लिहाजा प्रशासन ने इसको भी गिराने का फैसला लिया है। जोशीमठ में मनोहर बाग से लेकर सिंघार तक हो रहा है भूधसाव। तहसील परिसर में भी पड़ने लगी दरारें। जोशीमठ से औली को जोड़ने वाले रोपवे के पास भी दरारें आने के बाद इसे बंद कर दिया गया। जोशीमठ से विस्थापित किए जा रहे लोगों को आर्थिक मदद मिलने में देरी से नाराज लोगों का कहना है जब तक सरकार से मदद नहीं मिलेगी वो दूसरी जगह जाकर कैसे रह पाएंगे। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों में बनी कई दुकानों पर चिपका दिए गए हैं खतरे के लाल रंग के स्टिकर। दुकानदार चिंतित हैं, सामान शिफ्ट भी किया तो रोजी रोटी का काम कैसे चलेगा। हैदराबाद से जोशीमठ पहुंची एनजीआरआई के एक्सपर्ट्स की टीम। मशीनों के जरिए कर रही है जमीन की जांच। ग्राउंड प्रोबिंग रडार एंटीना के जरिए जमीन के 40 मीटर नीचे तक हो सकती है जांच। जोशीमठ के 14,000 फीट के ऊंचाई वाले इलाकों में एलएसी के पास तैनात सैनिक कर रहे हैं किसी भी हालत में निपटने की तैयारी। एक टीम को जोशीमठ में राहत और बचाव के लिए भी किया जा रहा है तैयार। जोशीमठ को आपदा से बचाने के लिए नरसिंह मंदिर में देव पुजारी समिति और व्यापार मंडल की ओर से कराया जा रहा है भव्य यज्ञ। लोगों की आस्था है कि इससे उन पर आया संकट कट जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा, जोशीमठ जैसी हालत बंगाल के बर्धमान जिले के रानीगंज में भी। यहां 30,000 लोग प्रभावित होंगे जिसके लिए 10 सालों से लड़ रहे हैं। कोल इंडिया को लेकर जो पैसे देने की बात थी आज तक पैसे नहीं दिए।
प्रधानमंत्री मोदी 19 जनवरी को मुंबई को देंगे मेट्रो ट्रेन का तोहफा। 2 मेट्रो लाइन का करेंगे उद्घाटन। स्वागत में मोदी, शिंदे और बाल ठाकरे के कटआउट लगे। मुंबई में मेट्रो ट्रेन की 2 लाइनों का निर्माण 12,600 करोड़ रुपए में हुआ है। दहिसर डीएनए और डीएन नगर और अंधेरी ईस्ट के लोगों को होगा फायदा। यूपी के बस्ती में आज सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, खिलाड़ियों को बढ़ाएंगे उत्साह। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। सूचना प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में 10 दिन तक चलेगा खेल महाकुंभ। 60,000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। रहमान मक्की के ग्लोबल आतंकी घोषित करने के फैसले का भारत ने किया स्वागत। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। पंजाब के जीरा में शराब की फैक्ट्री होगी बंद। सीएम भगवंत मान ने कहा, पानी दूषित होने के कारण शराब फैक्ट्री बंद करने की किसानों की मांग। सीएम ने शराब फैक्ट्री बंद करने के आदेश जारी किए। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच बवाल। रोहित वेमुला के समर्थन में सभा करना चाहते थे आईसा के छात्र। पुलिस प्रशासन ने छात्रों के मार्च को रोका। एबीवीपी के छात्रों ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूपी के मेरठ में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या। कचहरी चौराहे पर जाम में फंसे एसपी सिटी। राहगीरों ने खुलवाया जाम। एसपी सिटी के अलावा एक एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पटवारी भर्ती पेपर लीक मामले में सियासत तेज। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौन उपवास पर बैठे। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले को लेकर कांग्रेस ने किया पूरे प्रदेश में प्रदर्शन। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे। कहा, पेपर लीक सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे बड़ी साजिश। राजस्थान पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सीएम अशोक गहलोत ने वक्त रहते क्यों नहीं की कार्रवाई। 18 पेपर लीक होने का पता वक्त रहते क्यों नहीं चला। राजस्थान पेपर लीक केस पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा, पेपर लीक करने वाले गैंग तक हम पहुंचे। पिछली सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के प्रयागराज में 25 जनवरी को होगा संत सम्मेलन। माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद करवाएगा आयोजन। शंकराचार्य समेत देश के 500 से ज्यादा संतों को भेजा गया न्योता। राजस्थान में हैवानों की दरिंदगी का शिकार बनी 13 साल की नाबालिग। राजसमंद से लड़की से उदयपुर में 5 दिन तक गैंग रेप। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। रायपुर के पंडरी में आपसी रंजिश में 2 युवकों ने एक दूसरे पर चाकू से किया हमला। शराब पीने के बाद आपस में भिड़े। एक की मौके पर ही मौत, दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। पंडरी इलाके की वारदात। कोटद्वार में 22 साल की लड़की लापता। यमकेश्वर के बल्ली इलाके से 5 दिन पहले हुई थी गुमशुदा। भाई के साथ घर से निकली थी। पटवारी को शिकायत के बाद कोटद्वार थाने में केस दर्ज। यूपी के महोबा में 3 हिंदू नेताओं पर जानलेवा हमला। बदमाशों ने की फायरिंग। आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। कई राउंड फायरिंग भी की। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में लूट की वारदात। दुकानदार से 2 लाख रुपए लेकर भागे बदमाश। पीछा करने पर मारी गोली। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग बेटे ने की मां की गोली मारकर हत्या। आरोपी का बयान, मां नहीं करती थी प्यार इसलिए मारी गोली। पिता के लाइसेंस से बंदूक से की हत्या। भगत नगर कॉलोनी की वारदात। यूपी के प्रयागराज में अवैध धन परिवर्तन करवाने वाले 2 युवक गिरफ्तार। मदरसा टीचर के साथ मिलकर गुमराह किए लोगों को। आबू धाबी भेजने का आरोप। इनके पास से विवादित साहित्य की किताबें बरामद। यूपी के अमरोहा में ऑनलाइन सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाने वाले टीचर को मिली जान से मारने की धमकी। एक यूजर ने भारत विरोधी बातें कमेंट में लिखी। टीचर के विरोध करने पर दी धमकी। पुलिस में शिकायत दर्ज। पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में मॉब लिंचिंग केस पर बोले एसपी सांसद एसटी हसन। कारोबारी पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली महिला ने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई। अदालत तय करेगी मामले की हकीकत। यूपी के प्रयागराज में लव जिहाद का शिकार नर्सिंग की छात्रा को मिल रही धमकी। लव जिहाद और हत्या की कोशिश का केस वापस लेने का बनाया जा रहा दबाव। पीड़ित छात्रा ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली के कंझावला केस में एबीपी न्यूज की मुहिम का बहुत बड़ा असर। पुलिस से जोड़ी धारा 302। अब आरोपी पर चलेगा हत्या का मुकदमा। पिछले हफ्ते 11 पुलिस वाले हुए थे सस्पेंड। अंजलि के आरोपियों पर हत्या का केस जोड़े जाने से खुश है परिवार। अंजलि की मां ने कहा, इन्हें फांसी की सजा मिले जिससे किसी और के साथ फिर ये ऐसा न कर पाए। अंजलि के आरोपियों पर हत्या का केस जोड़े जाने से खुश है परिवार। अंजलि के मामा और उनके मददगार डॉक्टर भूपेंद्र ने कहा, परिवार लंबे अरसे से कर रहा था मांग, अब जल्द मिले इंसाफ।
अंजलि केस में आरोपी आशुतोष को मिली जमानत। 50,000 के बेल बॉन्ड पर मिली रोहिणी कोर्ट से सशर्त जमानत। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त। तुनिशा शर्मा केस में मां का इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। 4 जनवरी को तुनिशा के बर्थडे पर उसके दोस्तों को बुलाया गया। केक काटते समय रो पड़ी तुनिशा की मां। जेपी नड्डा का बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया। दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह की ओर से प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। नड्डा के कामकाज की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा, नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे संगठन ने एक साथ एकजुट होकर काम किया। पीएम मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का संकल्प लिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं के लिए खुला पत्र लिखा। मेरे जैसे सम्मानित कार्यकर्ता को 2024 की तैयारी के वर्ष में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने दिया जीत का संदेश। कहा, अति आत्मविश्वास में रहने की आवश्यकता नहीं कि मोदी आएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। यह अप्रोच ठीक नहीं। पीएम मोदी ने बैठक में कहा, सभी धर्मों के कमजोर तबके तक पहुंचे। हमें बोहरा, पसमानदा और पढ़े लिखे मुस्लिमों तक पार्टी की नीतियों को लेकर जाना है। मेहनत करनी होगी, हर वर्ग तक पहुंचना होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, केवल वोट की चिंता ना करें, हमें देश और समाज को बदलना है। पीएम ने भी बस इतना ही कहा है कि पार्टी को मजबूत कीजिए और लोगों से जुड़िए। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने दी बधाई। कहा, उनके नेतृत्व में कई राज्यों का चुनाव जीते। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि 2024 में भी उनका नेतृत्व मिलेगा। जेपी नड्डा को फिर बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन। कहा, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है। मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, हमने मंत्री को बयान वापस लेने को कहा, अब वो नहीं करते हैं तो कोई क्या कर सकता है। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के समर्थन में आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी। कहा, क्यों माफी मांगे, क्यों इस्तीफा दे, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हमारे नेता तेजस्वी भी कह चुके हैं कि संविधान से बढ़ा ग्रंथ कोई नहीं। रामचरितमानस विवाद में सुशील मोदी की मांग पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा, उनकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता, कितने दिनों तक एक ही बात रटते रहेंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने फिर साधा जेडीयू पर निशाना। कहा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कुछ लोग ढूंढ रहे हैं नया ठिकाना, बोलूंगा तो कुछ लोगों को लगेगी मिर्ची। आरजेडी से तनातनी के बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा, महागठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं, सब ठीक चल रहा है। बढ़ता बिहार नीतीश कुमार यहाँ का नारा है, इसलिए 17 साल से नीतीश सीएम है। G20 में भारत की अध्यक्षता को बीजेपी ने कहा बड़ा विषय। बीजेपी नेता विजयंत पांडा ने कहा, अब दुनिया में भारत की छवि बदली है। हम ना महामारी से खुद मुकाबला कर सकते हैं, हम ना सिर्फ महामारी से खुद मुकाबला कर सकते हैं बल्कि दूसरों की मदद का दमखम भी रखते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दोपहर के बाद हिमाचल के कांगड़ा में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। भारत जोड़ो यात्रा की आज हिमाचल में एंट्री। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल का एलजी के बहाने बीजेपी पर हमला। कहा, सरकारें बदलती रहती हैं, हो सकता है कल को केंद्र में हमारी सरकार हो और दिल्ली में हमारे एलजी हो। बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने एलजी पर दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगे डालने का आरोप लगाते हुए कहा, दिल्ली के टीचर्स के फिनलैंड के दौरे पर बार बार रोक लगाने से साफ है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 2018 में एलजी साहब के पास पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के अलावा किसी मामले में फैसला लेने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल ने एलजी की तुलना अंग्रेजों के जमाने के वायसरॉय से की। कहा, जैसे अंग्रेज कहा करते थे कि भारतीयों को सरकार चलानी नहीं आती, वैसे ही आप कह रहे हो जैसे पहले अंग्रेज बोलते थे वैसे ही आज एलजी बोल रहे हैं। दिल्ली सदन में हंगामे के बाद बीजेपी के 5 विधायकों को स्पीकर ने मार्शल आउट किया। बीजेपी विधायकों का आरोप, केजरीवाल सरकार पर लगे आरोपों पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर हमला। बीजेपी नेता अभय वर्मा ने कहा, दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है आम आदमी पार्टी की, एक्साइज पॉलिसी में बहुत बड़ा घोटाला किया। सदन में हंगामे पर आम आदमी पार्टी ने कहा, एलजी कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी को विधानसभा नहीं जीतने दूंगा, ये बहुत गलत है, इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग।
ट्रेन में मुस्लिम युवक से मारपीट की घटना पर भड़के संभल से एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। कहा, मोदी जी बताएं आखिर हम यहाँ जिंदगी ऐसे किस तरह से गुजारें, हमें कोई तरीका बताइए जो हमारे साथ ऐसा सलूक ना हो। बर्क जिस मुस्लिम युवक आसिम हुसैन से मारपीट से नाराज थे, उनके खिलाफ मुरादाबाद में महिला ने दर्ज कराया है छेड़खानी का केस। महिला का कहना है कि वो मामले को तूल देना नहीं चाहती थी, इसीलिए पहले शिकायत नहीं की। पश्चिम बंगाल में नया विवाद। 10वीं क्लास के मॉडल पेपर में पूछा गया विवादित प्रश्न। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से को आजाद कश्मीर के रूप में पहचानने के लिए कहा गया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने टेस्ट पेपर ट्वीट करते हुए लगाया आरोप। कहा, अब तक ममता सरकार आतंकियों की मददगार ही बनी थी, अब युवाओं के अंदर भारत विरोधी बातें भी भरी जा रही हैं। विवाद शुरू होते ही एक्शन में आया वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। लेटर जारी कर आजाद कश्मीर शब्द को कश्मीर पढ़ने को कहा। बंगाल के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले में बोर्ड को सख्त एक्शन लेने को कहा गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केवल 89 नए केस आए। एक्टिव केस की संख्या भी घटकर हुई 2035। मार्च 2020 के बाद दर्ज किए गए सबसे कम केस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।